जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम शाहिद। First of all, I want to pay regards to being such a good teacher. Thank you very much. Always welcome. Sir, I want to answer of these questions. What is the exact difference between search frequency and search volume? Okay. Is it correct that the search volume would be high if it would be difficult for relevant keywords to rank? Because yesterday when we talked about transactional or buyer keywords, it would be easy for buyer keyword to rank if relevant keyword had volume. Sometimes you said not rank. Okay. टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन अबाउट गिग को मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, शाहिद ये जो आपने पूछा है सर्च फ्रीक्वेंसी वाला, अगर आप माइक पे आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो मैं लिंक शेयर करता हूँ। आप अगर आके बोल के क्वेश्चन थोड़ा बता देंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा उसका जवाब देना। तो लेट मी नो अगर आप आ सकते हो माइक पे, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। तो आप आके अपना सवाल बताएं, क्वेश्चन बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं, तो इन डिटेल ज़रा डिस्कशन हो जाएगी इसकी। अभी शेयर करता हूँ फेसबुक पे। यार अच्छा शायद मैंने लिंक शेयर किया है चैट के अंदर, आप उस पे आ जाएं। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रीम में आ सकते हैं। तो स्ट्रीम में आके मेरे से ज़रा डिस्कस कर लें, आप क्या क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, ठीक है। मोहम्मद उमैर कह रहे हैं बैकलिंक्स का बताइएगा, बताएंगे, अभी टाइम तो आने दें उसका। जी सादिया नौरीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा, गिग्स के बारे में एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको। मैंने भेजा था जो है आसिम के थ्रू वीडियो भी बनवा के भेजी थी, ताकि आपके पास एक प्री रिकॉर्डेड चीज़ हो कि आप किस क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे फॉलो करेंगे। वो भी आपको बना के भेजी थी, सही है। तो दोबारा फिर उसको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। अली जीशान कोई मसला नहीं है, आप बस टाइम बाय टाइम थोड़ा टाइम मैनेज करें और गिग्स वगैरह बनाते रहें। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सेटअप कर लें 7 गिग्स को।
आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी हैं, जब आपने क्लाइंट से बात करनी है या आपने किसी से बात करनी है, तो आपने वो बात कैसे करनी है, किस अंदाज में करनी है, और क्या आपको किस तरह का उसके लिए एटीट्यूड चाहिए, क्या बिहेवियर चाहिए, वो थोड़ी सी चीज़ें हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर स्पेसिफिकली फॉर फ्रीलांसिंग और बिजनेस आपको कैसी टोन चाहिए होती है अपनी, ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा बोर डाउन होना होता है, या आपको अपना एक स्टैंडर्ड या एक लेवल पे मेंटेन करना होता है, या आपको कहीं पर अग्रेसिव भी होना होता है। तो आपके एटीट्यूड और आपका बिहेवियर जो है वो आपके बिजनेस की सक्सेस को भी समटाइम्स डिफाइन करता है। और बेहतर ये होता है कि आप इन चीज़ों को मास्टर करें, इन स्किल्स को मास्टर करें। अच्छा जी सर, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, StreamYard is not installed in my mobile. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सर्च फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा अगर आप बता दें कि उसके बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बाकी मैं सारा सवाल आपका एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्च फ्रीक्वेंसी से आप क्या मुराद ले रहे हैं, क्या उसको समझ रहे हैं, और उसके बारे में क्या कंफ्यूजन है? सर्च वॉल्यूम तो हो जाएगा, तो ये जो आपने सर्च फ्रीक्वेंसी लिखा है इससे आपका क्या मीन है? और सर, गिग बनाने के बाद आज सुबह एक कस्टमर का मैसेज भी आया है, ज़बरदस्त अली, फिट है। अब वो आप जब काम शुरू करेंगे, गिग्स वगैरह बनाएंगे, तो फिर आपको इंशाल्लाह मैसेजेस भी आएंगे, लोगों के, लोग भी आएंगे आपके पास। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, यहाँ पे आसिम है इस वक्त? क्यों मेरी जवानों, आसिम उठा है कि नहीं? तो गया है। जिशान बशीर कह रहे हैं हाउ टू डू बैकलिंक एनालिसिस। आप हमसे कोई 3 हफ्ते आगे चल रहे हैं, ठीक है, बैकलिंक्स पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। ओके ओके, ठीक है। ठीक है जी, हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। हमने जब कम्युनिकेशन पढ़ा था और अपने साइंस में कम्युनिकेशन पढ़ा, या अपनी डिफरेंट चीज़ों के अंदर कम्युनिकेशन को पढ़ा हमने, तो अच्छा, शाहिद मेरे ख्याल आ गए हैं, चलो इन्हें पहले स्ट्रीम ले लेते हैं। जी जी शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर फाइन। सर मेरा क्वेश्चन ये वालेकुम। था कि मैंने आपसे पूछना था कि सर्च वॉल्यूम और सर्च फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि सर आपने ना कपल ऑफ डेज अगो बताया था कि अगर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना किसी कीवर्ड का, तो उसे रैंक करना गूगल एसईआरपी पे बहुत मुश्किल होगा। जैसे आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड बताया था कि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड से मुश्किल होते हैं रैंक करना, क्योंकि उनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है। सर कल हम्म। जब हम ट्रांजैक्शनल और बायर कीवर्ड्स की बात कर रहे थे ना, तब जैसे हमने वो ड्रिल मशीन और वो आपने सॉस पैन के लिए बायर कीवर्ड्स यूज किए थे, तो उनका ना की वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम कम था, जैसे 200 था, 600 था। आपने कहा था कि इनको रैंक करना एज कंपेयर टू अदर वर्ड्स, यानी कि इंफॉर्मेशनल वर्ड जैसे कि एजुकेशन आपने यूज किया था, इनको रैंक करना इजी होगा बायर वर्ड्स हम्म। को। सर प्लीज मुझे ना इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो कंफ्यूजन क्लियर कर लूँ। अच्छा, उसमें पता है क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है ना, उसका सर्च वॉल्यूम है 40,000 या 2 लाख। तो जब उसका जी इतना सर। ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है ना, तो फिर जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो एसईओ कंपनीज हैं, वो उस पे काम कर रहे होते हैं। वो बहुत जी ज्यादा सर। लोग ना उसके ऊपर एसईओ कर रहे होते हैं। तो जितने ज्यादा लोग एसईओ करेंगे, उतना ज्यादा कंपटीशन ज्यादा होता जाएगा एक कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। जब आप आते हैं ओके किसी सर। छोटे कीवर्ड के ऊपर, ऐसा कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम 1000 से कम है या 1000 है, और उसके ऊपर फिर ये होता है कि बहुत ज्यादा लोग एसईओ नहीं कर रहे होते।
क्योंकि वो कहते हैं यार ठीक थोड़ी है। सी सर्च है, इससे हमें क्या मिलेगा, हम कोई बड़ा कीवर्ड देखते हैं जिसका हम्म। कंपटीशन ज्यादा हो, हम इन्वेस्ट ज्यादा करें, और हम जो है वो, ये जो बड़े कीवर्ड होते हैं ना वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करके रैंक होते हैं, फ्री में नहीं होते, सर। पैसे लगते हैं। वो कंपनीज होती हैं जो कि एसईओ के लिए फिर वो पैसे लगाती हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं और बड़े बड़े कीवर्ड्स को रैंक करती हैं। जैसे वेट लॉस टूल्स हो गया, वेट लॉस मेडिसिन हो गया, इस तरह के जो बड़े कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और अगर आप इसके लॉन्ग टर्म में जाएंगे, ठीक है, जो लॉन्ग टेल है, तो वहां पर कंपटीशन कम होता है, और क्योंकि वॉल्यूम भी कम होता है, इसलिए बिजनेस कहता है यार इतनी मेहनत करेंगे हम लोग, बंदे लगाएंगे, कंटेंट लिखेंगे, ब्लॉग लिखेंगे, और एंड पे महीने में कितने बंदे आने, 1,000 या 700, तो ये वाला कीवर्ड रहने दें, आप 40,000 वाले पे काम करें। ठीक है, तो ब्रांड्स जो है वो छोटे कीवर्ड्स को नहीं टारगेट करते, तो हमारे लिए आसानी होती है इंडिविजुअल के लिए कि हम छोटे कीवर्ड्स पे काम करें, ठीक है, और उन कीवर्ड्स के ऊपर आप जो है वो उनको इजीली फिर आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ है कुछ? यस सर, काफी चीजें क्लियर हो गई हैं कि मतलब आपने बताया है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है बंदा उन पे काम करे जिनका सर्च वॉल्यूम अबाउ 30,000 हो, क्योंकि उनका रैंक करना एज कम्पेयर टू अदर वर्ड्स इजी होगा। तो जिनकी कोई सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, जिन्हें कोई सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, तो वो रैंक करने मुश्किल हो जाएंगे। नहीं नहीं, जिनका सर्च वॉल्यूम नहीं है वो इजी होंगे, जिनका ज्यादा है वो मुश्किल होंगे। नहीं 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 सर, आपने एक ये भी बात बताई ना कि जिनका सर्च वॉल्यूम मतलब कि है ही बहुत कम एसईआरपी हाँ पे, हाँ हाँ। तो वो वाले भी मुश्किल ही होंगे रैंक करना, क्योंकि उनको कोई सर्च ही नहीं कर रहा है। नहीं, वो इजी होंगे ना, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं अपने आप को। जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा। कम है, जिनका 500 1000 है, उनको रैंक करना जी। आसान है। उनको रैंक करना जैसे कल। इसलिए आसान है, मैं बताता हूँ, उनको रैंक करना इसलिए आसान है कि कंपनीज उन पे काम नहीं करती। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो उन कीवर्ड्स पे काम नहीं करते, कि यार काम करेंगे, पूरा आर्टिकल इस कीवर्ड पे लिखेंगे, पूरी टीम लगेगी, और एंड पे सिर्फ 1,000 बंदा आएगा। ठीक है। ठीक है सर, क्लियर है, ठीक है, क्लियर हाँ सर, वो, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, उसके बाद है जी सर ब्रांडीन की वीडियो जो आपने रिकमेंड की थी, वो भी देख रहा था कि क्वेश्चन माइंड में आ रहा था कि जो सर्च कर रहे हैं कंपेटिटर, वो भी तो इस तरह की चीज़ें सर्च करके काम करते हैं। अच्छा उमेर, ऐसा है कि बहुत बड़ी एक फील्ड है, और हर चीज़ के बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, और इसलिए आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ तो अनलिमिटेड है ना। मतलब सिर्फ गार्डनिंग के अंदर आप सब लोग भी वेबसाइट बनाएं, तो आप सब लोग भी अलग अलग कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ सॉइल पे वेबसाइट बना सकते हैं, कुछ लोग फ्लावर डिजाइन पे बना सकते हैं, उसके बेपना कीवर्ड्स होंगे, कुछ लोग ग्रास आइडियाज पे बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुछ लोग वेजिटेबल गार्डनिंग पे बना सकते हैं। तो आपके पास अनलिमिटेड वेरिएशंस तो सिर्फ एक एक छोटे से गार्डन के टॉपिक में है। तो हर एक चीज के ऊपर दुनिया के अंदर आपको बेपनाह वेरिएशंस मिलती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कीवर्ड निकालने आते हैं और किसी और को भी आते हैं, तो फायदा क्या होगा, दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पास कीवर्ड्स की वेरिएशन ही बहुत ज्यादा है ना। हमने उस दिन देखा था शुरू में जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, कि गूगल के ऊपर जो है मोर देन 60,000 पर सेकंड सर्चेज होती है ना, पर सेकंड। तो बहुत ज़्यादा सर्चेज आपके पास आ रही हैं जो पर सेकंड आ रही हैं। तो आप उनमें से बहुत सारी मार्केट्स में जा सकते हैं। तो मार्केट तो बहुत बड़ी है गूगल की, आप तो जस्ट एक कीवर्ड को लेके बैठे हुए हैं या एक मार्केट को लेके बैठे हैं। तो गूगल के पास अनलिमिटेड वेरिएशंस हैं, तो आप इस चीज़ की फिक्र ना करें कि वो सेम हो जाएगा या क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और ठीक है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर भी है और पीएचए भी है इसके रेलिवेंट। Clear as sir, the search volume would be high. It would be difficult for a keyword to rank. On the other hand, if search volume is low, a keyword chance is particular for Google. Yes, बिल्कुल ऐसा ही है शाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कीवर्ड सेम सेम होना चाहिए या सीक्वेंस चेंज हो सकती है? जैसे कीवर्ड है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर ऐसे लिखा जाए अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट,
हाँ, ये हो सकती हैं वेरिएशंस। ये मैंने आपको जो उस दिन बताया था सेमेंटिक कीवर्ड्स, तो मे बी दे आर सेमेंटिक। गूगल की नज़र में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दोनों एक ही हों, ठीक है। ये हो सकता है इसका एलएसआई कीवर्ड हो, तो ये हो सकते हैं ऐसे। टुडेज टॉपिक जो है वो है तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, लेकिन जब तक ये डिस्कशन चल रही है इसको हम चलाएंगे कीवर्ड्स के हवाले से। सर वॉल्यूम और डिफ़िकल्टी कम होनी चाहिए। हाँ जी, डिफ़िकल्टी कम होनी चाहिए। कुछ कीवर्ड आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनका वॉल्यूम भी अच्छा होता है और उनकी डिफ़िकल्टी भी कम होती है, ठीक है। वो आपको कहीं न कहीं अच्छे कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं जिनका मतलब डिफ़िकल्टी 60-70 में नहीं है, मतलब 100 में से 60 या 70 या 80 नहीं है, बल्कि 30-40 है या 25 है। तो इस तरह के कीवर्ड भी आपको मिल जाते हैं। सर क्वेश्चन था कि जो कीवर्ड टॉपिक में आता है उसका वॉल्यूम भी लो ही देखना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन पे आप फोकस रखें, ठीक है। समटाइम्स लो वॉल्यूम वाला कंपटीशन नहीं होता। समटाइम्स ऐसे कीवर्ड होते हैं जैसे हैप्पी बर्थडे विशेस फॉर हर। ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे हो सकता है ब्रांड और बिजनेस काम ना कर रहे हो, लेकिन इसका वॉल्यूम भी 20-30 हज़ार हो, 40 हज़ार हो और इसका कंपटीशन कम हो। तो मोज में आप जाके चेक करते रहें कि आप कीवर्ड, सबसे बेस्ट कीवर्ड वो होता है जिसका वॉल्यूम भी बेहतर हो और उसका कंपटीशन भी कम हो, ठीक है। 500-700 वॉल्यूम वाले का कंपटीशन तो कम होगा ही होगा। तो आपकी जो महारत है, आपकी जो रिसर्च का फ़ायदा ये है कि आप बार-बार डिफरेंट मार्केट्स को सर्च करें और आप कोई ऐसा कीवर्ड निकालें जिसका वॉल्यूम भी अच्छा हो और उसका कंपटीशन स्कोर भी कम हो। आपके लिए वो बेस्ट कीवर्ड होगा। अच्छा जी, सर संडे को असाइनमेंट में बताते हुए देखा था कि कीवर्ड सजेशन में आ रहे थे लेकिन सर्च वॉल्यूम डिफरेंट था, तो इन कीवर्ड का। हाँ जी, बिल्कुल इनका फिर इफेक्ट होगा इंजीनियर सुल्तान। ये बिल्कुल फिर आप दो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं सेम मार्केट के। कुछ लोग उस तरह से सर्च करते हैं, कुछ लोग दूसरी तरह से सर्च करते हैं। तो आप दोनों कीवर्ड्स को अपने टॉपिक में रखें। सर बायर कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम बाय सिटी डाटा लेने के लिए कौन सा टूल? एसईएम रश वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, साथ आपको सिटी लिखना पड़ेगा। मोज से भी आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म एंड स्मॉल टर्म कीवर्ड्स ऐसे ही होते हैं कि आप आईफोन 11 प्रो के ऊपर अगर वेबसाइट बनाते हैं और आप लिखते हैं आईफोन 11 प्रो फीचर्स, ये आपका कीवर्ड है। आईफोन 11 प्रो कैमरा टेस्ट, ये उसका आपका कीवर्ड है। आप इनके ऊपर एक एक आर्टिकल बना रहे हैं और आप रैंक कर रहे हैं। तो ये जो है वो स्मॉल टर्म जिसके आप लिख रहे हो, मतलब ये शॉर्ट टर्म मार्केट है। हो सकता है 1 साल आप इससे पैसे कमा लें इस वेबसाइट से, हो सकता है 2 साल कमा लें। उसके बाद जब आईफोन का अगला वर्जन आएगा तो ये वेबसाइट आपकी डाउन हो जाएगी क्योंकि लोग इनको सर्च नहीं करेंगे, इनका ट्रेंड ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म मार्केट है जैसे हैप्पी बर्थडे विशेस है, ठीक है, ये आपके पास कोर्स है, ये तो लॉन्ग टर्म है ना, ये तो क़यामत तक चलनी है। हैप्पी बर्थडे चलनी है आपके पास, डिफरेंट गुड मॉर्निंग गुड नाइट कोट्स चलनी है। तो ये जो डेली लाइफ मार्केट है वो लॉन्ग टर्म मार्केट है। जो टेक्नोलॉजी या किसी इवेंट या किसी चीज़ के रेलिवेंट है वो आपकी शॉर्ट टर्म है। सर अगर किसी की गिग बनाएं और उसकी लिमिट कम ही सर्च करने के लिए, मैं इस चीज़ को समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं लिमिट कम? दोबारा रिपीट करें। अच्छा जी, यहाँ पर और क्या है सर? क्लाइंट हम गूगल ट्रेंड भी बताएंगे एंड डिफ़िकल्टी भी हर सजेस्टेड की नहीं, क्लाइंट को जस्ट स्कोर बताना होता है डिफ़िकल्टी वाला। जब आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो फिर आपने इतने डिटेल्ड एनालिसिस करने जो मैंने आपको बताए हैं। सर ऐसे कीवर्ड जिनका वॉल्यूम हाई और डिफ़िकल्टी कम हो, गूगल ट्रेंड में उसका ग्राफ स्टेबल ना हो, तो ऐसे कीवर्ड पे काम किया जा सकता है। बिल्कुल इत्मीनान उस पे काम कर सकते हैं। अ, ये बस आप देखें कि ग्राफ बहुत ज़्यादा देर ज़ीरो ना हो, मतलब एक स्टेबिलिटी हो उसमें, चाहे साटूथ जैसा ग्राफ आ रहा हो, लेकिन ये कि कभी कीवर्ड अप हो कभी डाउन हो, कभी अप हो कभी डाउन हो, या कोई एवरेज में चल रहा हो, वो ज़ीरो ना रहता हो ज़्यादा महीने। सर गूगल कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद का थोड़ा सा बता दें, चलिए मैं रिपीट करवा दूंगा। साइमा समटाइम्स मोज ऐसा होता है कि आपको वो शो नहीं कर पाता उसका सर्च वॉल्यूम, तो उसके लिए आपके पास दूसरी एक्सटेंशन मौजूद है, कीवर्ड सर्फर। उससे देख लें सर्च वॉल्यूम, अगर उससे आ रहा है इट मीन्स के सर्च वॉल्यूम तो है। तो मोज से आप जाके उसका कंपटीशन देख लें कितना है।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर बेस्ट कीवर्ड वो है जिसका सर्च वॉल्यूम हो और डिफिकल्टी भी कम हो। तेरा बेस्ट वो है जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और डिफिकल्टी कम हो। ठीक है। सर्च वॉल्यूम कम की तरफ हम इसलिए जाते हैं कि उनका तो डिफिकल्टी कम होती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बेस्ट कौन सा कीवर्ड होगा, वो होगा जिसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, जिसको ज़्यादा लोग सर्च करते होंगे और उसका कंपटीशन भी कम होगा। मोज में आपको ऐसे कीवर्ड मिल जाते हैं। सर अगर कीवर्ड में ईयर लाइक तो वो यूज़ कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ईयर्स करने भी चाहिए। सर अगर एलएसआई गिग बनाऊं तो सर्च करने की लिमिट कम हो। यार पता नहीं क्या आप लिखी जा रहे हो, सर्च करने की लिमिट से क्या मुराद है? हाँ, वो 2 से 3 बार आप बिल्कुल उसमें सर्च कर सकते हो, आपको उसका ना ट्रायल वो खरीदना पड़ेगा पर मंथ वाला। सर जी कुछ कीवर्ड्स के एलएसआई कीवर्ड शो नहीं होते बट उनके सर्च वॉल्यूम अच्छा होता, तो हम ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करें चाहिए? बिल्कुल इनको करना चाहिए राबिया। नहीं शो होते तो कोई मसला नहीं है, आप उसके सजेस्टेड मोड से निकाल सकते हैं, आप उसको यूज़ करें। सर कीवर्ड का वॉल्यूम भी हाई, ग्राफ स्टेबल, डिफिकल्टी 40 से 45 हो, बट रिलेटेड कीवर्ड ग्राफ स्टेबल, डिफिकल्टी हाई हो, तो देन आप मार्केट कोई और देखें ना उस पर फिर, ताकि ज़्यादा कीवर्ड आपको ऐसे मिलें जिनका कंपटीशन कम हो। मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम एंड मिनिमम डिफिकल्टी इज लेवल, यस ऐसे ही है। सर कुछ कीवर्ड का गूगल ट्रेंड पे ग्राफ नहीं आता बट KD30+, हाँ उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्राफ नहीं आता तो मे बी कोई और मसला हो गूगल ट्रेंड के साथ, ठीक है, इसलिए आप उनको कोई मसला नहीं है, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, कहते हैं सर एलएसआई कीवर्ड का बोल रहे हैं, मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है आसिम, आपको इसकी लिमिट और वो चीज़ें बता देगा कैसे करना है। टॉपिक का नाम लिख दें दिया करें जब पोस्ट करते हैं लाइव सेशन प्लीज़, जैसे आज कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक है। देखें टॉपिक तो कम्युनिकेशन स्किल है लेकिन अभी तक हम उस पर जा नहीं सके, सो इसलिए इट्स बेटर टू गो विद द लेक्चर नंबर्स, तो ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्योंकि मेरे किसी लेक्चर का कोई ना तो प्रिपरेशन है ना कोई टॉपिक है, जो चीज़ें आपने पूछनी है तो इसलिए वही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ठीक है सर, इस रमज़ान अल्लाह ने आपको रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा है। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस सीखें आप सब लोग। अच्छा यहाँ पर एक और टूल है जिसका नाम है एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको रिफ्रेश करूँ। अच्छा, एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स जो है ये एक ऐसा टूल है जो कि डिफरेंट टॉपिक्स दिखाता है कि इस वक्त कौन कौन सी टॉपिक्स जो हैं वो ट्रेंड में आ रहे हैं। ठीक है, डिस्कवर द एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स, ये 5 इयर्स है। मैं इसको अगर 1 मंथ करता हूँ तो ये है जी कुछ जो कि ऊपर आ रहे हैं, ये रेड वाले नीचे जा रहा है इसका ग्राफ, इनका अभी भी ऊपर को जा रहा है, तो इसलिए ये नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त जो ट्रेंड में जा रहा है UDON, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये ब्लॉग्स है, BLOKZ, ये भी टॉपिक जा रहा है। बॉडी सूट जा रहा है, टेम्पोरा है कुछ, और ये बताता है, ठीक है, ऑटोनमस डेटाबेस, ये आपको ना साइकिलिंग शॉर्ट्स, ये आपको बताता है कि कौन सी चीज़ें लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं। ये देखो इसका 8100 लोग सर्च करते हैं और ये इस तरह से इसका टॉपिक जा रहा है। मैं इसको अगर क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है, 1 मंथ से ये ग्राफ उसका जा रहा है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, सही है। और अगर हम लोग इसको गूगल ट्रेंड पे चेक कर सकते हैं, गूगल सर्च में भी देख सकते हैं। ये है क्या चीज़, साइकिलिंग शॉर्ट्स, इसको सर्च करते हैं। देखो इसका 74,000 वॉल्यूम है। और साइकिलिंग शॉर्ट्स जो है वो जाहिर है साइकिलिंग के हवाले की कोई आइटम गैजेट है, शॉर्ट्स वगैरह। तो इसको अगर हम मोज पे चेक करें तो जाहिर है इसका कंपटीशन हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन ये इस वक्त टॉपिक जो है ना वो राइजिंग में जा रहा है, तो यहाँ से आपको कोई आइडिया मिल जाता है कीवर्ड का। यार इसको क्या हो गया?
मोज का अकाउंट भेजोगे? आसिम व्हाट्सएप करो मोज। अच्छा जी सर, एक कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम अबव 10.5 के हो, 25 के, डिफिकल्टी 36 है, बिल्कुल ये सही है मोहम्मद सरफराज। इट्स गुड टू स्टार्ट। आपको इसके रेलिवेंट कीवर्ड बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होगा और उनका कंपटीशन स्कोर भी कम होगा। ठीक है। अच्छा आसिम है यहाँ पर कि नहीं है? ठीक है, एक तो ये एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स है जहां से आपको ना थोड़ा बहुत आइडिया होता है कीवर्ड्स का कि कौन से कीवर्ड्स हैं। जैसे हमने अब हम चलो ऊबर सजेस्ट पे इसको चेक कर लेते हैं। ऊबर सजेस्ट, ये वाला। यहाँ पर मैं इसको टाइप करता हूँ कीवर्ड साइकिलिंग शॉर्ट्स एंड लेट्स सी। ठीक है, इसकी देखें डिफिकल्टी काफ़ी हाई है, 51 है। लेकिन अगर इसके रिलेटेड कीवर्ड्स में हम लोग जाएं तो यहाँ पर भी अगर आप चेक करें साइकिलिंग शॉर्ट्स फॉर वुमेन, इसका 37 हो जाता है, इसका 45 हो जाता है। तो इस इट मीन्स कि ये जो पूरी मार्केट है इसके अंदर आपको लो कंपटीशन नहीं मिलने वाला, एसईओ डिफिकल्टी जो है वो लो नहीं मिल रही, लेकिन कुछ एवरेज डिफिकल्टी के कीवर्ड ज़रूर हैं। ये तो ये है कि ये कीवर्ड आपके लिए टफ होगा उसको रैंक करना। और अच्छा जी, यहाँ पर लॉगिन आ गया मॉल्स का। मॉल्स मॉल्स मॉल्स। इसी कीवर्ड को हम लोग मोज में भी चेक कर लेते हैं कि मोज के अंदर आपको इसका क्या एनालिसिस मिलता है। सर कुछ कीवर्ड की डिफिकल्टी बहुत लो आती है, 30, बट उनका गूगल ट्रेंड पे ग्राफ अच्छा नहीं होता। और काम कर लें उस पर, कोई मसला नहीं है किसी, क्योंकि आपको डिफरेंट कीवर्ड मिल जाएंगे। कोई 2 महीने ग्राफ अच्छा है, किसी का उससे अगले 2 महीने, किसी का उससे अगले 2 महीने। तो आपको ऑन एवरेज फिर पूरा साल ट्रैफिक मिलती रहती है। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जो है इस तरह से कीवर्ड निकालें। अगर आपको ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसका ग्राफ अच्छा है फिर तो क्या ही बात है। मैंने जो आपको मार्केट्स बताई थी जिसमें बर्थडे विशेस वाली हो गई, गुड मॉर्निंग वाली हो गई, इनमें तो आपको ग्राफ ऐसे ही मिलेगा अगर आप इनमें जाएंगे। सर कुछ कीवर्ड की डिफिकल्टी बहुत लो आती है, अच्छे ग्राफ वाला हो गया जिस कीवर्ड का गूगल ट्रेंड पे ग्राफ ना शो करवाए। मैंने आपको बताया समटाइम्स गूगल ट्रेंड के पास ग्राफ नहीं होता, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो। अच्छा जी, साइकिलिंग शॉर्ट्स, ये कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड है ना, इसके ऊपर ज़्यादातर चीज़ें बिक रही हैं। ठीक है ना, इसकी देखिए डिफिकल्टी 40 है, 40 है। तो इट मीन्स कि ये आपके लिए मुश्किल होगा, तो 40 से कम वाला आपको यूज़ करना चाहिए। अच्छा, हम लोग जो है जैसे कीवर्ड ज़्यादा वॉल्यूम और लो सर्चेस, ज़्यादा वॉल्यूम और लो कंपटीशन पे जाना है, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेली लाइफ के कीवर्ड्स हैं जैसे हैप्पी बर्थडे है या दूसरे, इनके ऊपर जाएं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैप्पी बर्थडे विशेस फॉर हिम, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे। ये देखो कंपटीशन 34 पे आ गया ना, मतलब एवरेज की तरफ आना शुरू होगा। अगर हम लोग इसको लेके जाएं इंडिया में, क्योंकि इनका जो ट्रेंड ग्राफ है वो ज़्यादातर इन्हीं जगहों पे होगा, इंडिया पाकिस्तान और इन जगहों पे। ठीक है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे वॉल्यूम शो नहीं कर रहा। सही है। अच्छा, अब जो आपने कीवर्ड तो निकाल लिया, सजेशन में आपको मोज का डाटा सही नहीं मिल रहा। इसका बेस्ट वे ये है कि इस कीवर्ड को आप गूगल में टाइप करें, जो वेबसाइट रैंक है उसके कीवर्ड निकालें। ठीक है। जैसे अमेरिकन ग्रेटिंग्स है, ये रैंक है, इसको हमने पकड़ा।
इसका यहाँ से कॉपी किया यूआरएल और इसको हम वापस मोज में लेके आए और हमने यहाँ पर लिंक रिसर्च में आके चलो ओवरव्यू में हम देखते हैं। ये हमने चेक किया इसको, तो ये देखो ये बर्थडे विशेस फॉर मैसेजेस फॉर हिम के ऊपर इसके 208 कीवर्ड रैंक हैं। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये आप चेक करें कि आपके पास कितने कीवर्ड्स आते हैं। मैं अगर वॉल्यूम के हवाले से इनको करता हूँ तो ये देखें इसका 11,800 कितना है और इसका ये वॉल्यूम, ये उसका कंपटीशन है। इसमें आपको 35 वाले भी मिल रहे हैं, 33 वाले भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको कम कंपटीशन वाले भी मिलेंगे। तो ये तो यूएस के हैं ना कीवर्ड्स, लेकिन इनका कंपटीशन इंडिया में कम है, ठीक है। इनका कंपटीशन इंडिया में कम होगा। जो 40 से नीचे वाले हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छे कीवर्ड रहेंगे, ठीक है, और आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स इस तरह से आप एक पोस्ट के निकालें, उसके ऊपर पोस्ट लिखें और आप उसके ऊपर जो है ना उसको आर्टिकल को पब्लिश कर दें। जी जी 40 तक वर्केबल है, क्योंकि 40 के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनका फिर वॉल्यूम भी होगा और उनका डिफिकल्टी भी कम होगी, ठीक है। अगर आपको यही चीज़ मैं यहाँ पे आके चेक करवाऊँ तो आपको दुनिया कुछ थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएगी ठीक है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा ग्रीन सिग्नल देगा कि हाँ यार ये तो कुछ भी नहीं है। हैप्पी बर्थडे विशेस फॉर हिम, इस पे आ गए हम, क्योंकि मोज जो है ना बड़े स्ट्रिक्ट उसके वेज हैं एनालिसिस के। देखो ये 33 बता रहे हैं, सही है। मोज 40 से ऊपर बता रहा है ना, या 40 या 38 या कितना 34, तो ये आपको 33 बता रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा है। इट मीन्स अगर हम नीचे आए तो ये फिर आपको उसकी वेरिएशंस भी बताता है कि इसमें फिर 20-20 वाले भी हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम का थोड़ा कम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखता हूँ, हैप्पी बर्थडे विशेस, ठीक है, इसका ज़्यादा है। ये तो होना भी चाहिए ज़्यादा क्योंकि शॉर्ट टेल हो गया ना हैप्पी बर्थडे विशेस। लेकिन इसके अंदर कुछ हमें मिल रहे हैं लाइक इमेजेस फॉर हैप्पी बर्थडे विशेस, इसका थोड़ा कम है। लाइक हैप्पी बर्थडे विशेस इमेजेस, इसका भी कम है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे कीवर्ड्स और मिल जाएंगे जिनका वॉल्यूम जो है वो अच्छा है और कंपटीशन कम है, सही है। इसमें हमने ग्रीन वाले हमारा टारगेट, ये देखो कैसे कीवर्ड मिला 20 से इसका, ये है हैप्पी बर्थडे विशेस यू ठीक है, मिस स्पेल्ड कीवर्ड है और लोग ऐसे ही आगे सर्च करते हैं। 3600 वॉल्यूम है और 20 उसका कंपटीशन है। ये 14 वाले भी आ गए हैं माशाल्लाह, चेक करो। हैप्पी बर्थडे विशेस ब्रदर 1900 लोग सर्च करते हैं। हैप्पी बर्थडे विशेस फॉर ब्रदर, यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे फॉर नहीं है, तो इसका भी 14 है, ठीक है। ये नीचे आ जाए 1300 हैप्पी बर्थडे विशेस कोड्स, 1300 लोग सर्च करते हैं, 24 है जस्ट, ठीक है। हैप्पी बर्थडे विशेस फॉर वाइफ 33, ये भी ठीक है। उसके बाद ये 816 वाला भी आ गया, हैप्पी बर्थडे विशेस बॉस 880 वॉल्यूम और 16 उसका कंपटीशन। तो इस तरह से ना आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जैसे, और अगर आप ये वाले कीवर्ड सारे अपने आर्टिकल में यूज किए होंगे तो आपके आर्टिकल पे फिर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मार्केट है, ये मार्केट जो है ये है आपकी एवरग्रीन मार्केट। जैसे आपके पास ये वाली बर्थडे की हो गई, विशेस की होगी, कोर्ट्स की हो गई, या कोई हेल्थ रेलिवेंट चीज है, तो वो होती है लॉन्ग टर्म मार्केट्स, तो इनमें आपको कभी मसला नहीं आएगा। इमेजेस आप यूज कर सकते हैं ना इंटरनेट से सरफराज, आप किसी की भी इमेजेस यूज कर सकते हैं। आप पिक्साबेस से इमेज लें, दूसरी वेबसाइट से कोड पकड़ें, वो इमेज के ऊपर कोड को पेस्ट करें और लगा दें। एक और चीज शायद मैंने आपको बताई थी कि नहीं, जो कोड्स एंड विशेस होती हैं इनका डुप्लीकेसी नहीं होती गूगल में,
ठीक है, सबकी वेबसाइट पे एक ही कंटेंट होता है, क्योंकि कोड तो किसी की सेइंग होती है ना, उसको आप रीराइट तो नहीं कर सकते। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने कुछ बोला है अगर, ठीक है, चर्चिल की कोई कोट है या हिटलर की कोई कोट है, तो आप उसको रीराइट तो नहीं ना करेंगे कि अपने अल्फाज में लिख दें। तो इसलिए ये जो कोट्स एंड विशेस की वेबसाइट होती है, इसके ऊपर कंटेंट जो है वो ज्यादातर कॉपीड होता है। वो ज्यादातर तो सारा आपने इधर उधर से कॉपी किया होता है और फिर आप उसको लगा देते हैं। एक और वे होता है कीवर्ड रिसर्च का, अगर आप उसके ऊपर जाना चाहते हैं, तो जैसे हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे को आप सर्च करें डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ठीक है, अगर आप नॉन इंग्लिश कीवर्ड पे भी काम कर सकते हैं ना, हैप्पी बर्थडे इन स्पेनिश। ठीक है, क्या होता है ये कहते हैं स्पेनिश में इसको फेलिज, पता नहीं क्या। ठीक है, ठीक है, कितने 5,55,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करें, हम लोग ये देखो कितने इसके अंदर आ रहे हैं। अब इसको हम सर्च करते हैं मूव्स में, या इसको इसमें ही देख लेते हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं। पूरी दुनिया भरी पड़ी है यार, आप कहते हो क्या करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, गूगल में तो कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा। यहाँ पर आप चेक करो, ये देखो आ गया ना, फेलिस कंप्लेनो इमेजेस 3600 और कंपटीशन नहीं है। फेलिस कंप्लेनो मीनिंग 14। सही है, तो आपको नॉन इंग्लिश कीवर्ड भी मिल जाते हैं अगर आपने वेबसाइट बनाई है विशेष पे, इमेजेस पे और इन पे। तो आप कोशिश करें कि हैप्पी बर्थडे स्पेनिश में क्या है, इटालियन में क्या है, डच में क्या है, तो आप उस लैंग्वेज का फिर जो है वो कोड्स डाल दें। वो कोड्स तो वही मिल जाएंगे आपको नेट से, उस लैंग्वेज के विशेष डाल दें, और आपकी वेबसाइट पे एक और कीवर्ड बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा जिसका कंपटीशन कम होगा। ठीक है, तो इसके अलावा स्पेनिश जो है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे आके चेक करते हैं, कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाएं हम लोग, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड टाइप किया हमने और लेट्स सी। ठीक है, जाहिर है यूएस के अंदर स्पेनिश काफ़ी बोली जाती है, तो इसका यहाँ पर जो है वो डिफ़िकल्टी है। सही है, और रैंक कौन कर रहा है, यूट्यूब। सही है, तो इसलिए कोई ख़ास डिफ़िकल्टी, ये मैं अभी डिटेल डिफ़िकल्टी वाला भी आपको एक सेशन करवाऊंगा। अब आपने देखना क्या होता है कि टॉप के ऊपर कौन रैंक कर रहा है। अगर तो टॉप के ऊपर यूट्यूब, फेसबुक, पिंटरेस्ट, ठीक है, गूगल की कोई वेबसाइट अपनी ब्लॉगर या इस तरह के वो रैंक कर रहे हैं ना, तो फिर डिफ़िकल्टी का इतना मसला नहीं है। ये मोज तो एक टूल है जो कि ये देख रहा है कि कितनी पावरफुल डीए वाली चीज पहले नंबर पे है। तो यूट्यूब का डीए तो 100 है, लेकिन यूट्यूब के साथ हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, उसके पास तो टेक्स्ट या कंटेंट या कीवर्ड्स हैं ही नहीं। तो किसी के पास टेक्स्ट नहीं था, इसलिए यूट्यूब पहले नंबर पे आ गया। सही है, तो इसलिए आपको इस चीज में कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये दूसरे नंबर पर एक वेबसाइट है, इसको देखते हैं। अच्छा जी, इसके कीवर्ड अब चोरी करते हैं हम लोग। ये फेलिस कंपलिनो क्या है, लिंक रिसर्च। अब देखो हम कहाँ से निकले थे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे को हमने जाके ट्रांसलेट मारा, ट्रांसलेट करने के बाद हमने देखा अच्छा इस पे रैंक कौन कर रहा है, और फिर हमें ये 33 कीवर्ड ऐसे मिल गए हैं, 33, जिनका मे बी कंपटीशन स्लो हो या कम हो। ले भाई, ठीक है, यहाँ पर अब आपको देखें 29 वाला भी मिल गया एक। ठीक है, ये 35 वाला भी मिल गया। तो इस तरह से आप जो है वो डिटेल्ड टारगेटिंग में जा सकते हैं, नॉन इंग्लिश में भी जा सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश के अंदर भी इसी तरह से ड्रॉप डाउन करते करते अच्छे कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। जी जी, मैंने ऊबर सजेस्ट यूज किया था और मैंने उसका लिंक आसिम ने आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है जी, ये नील पटेल की साइट है ऊबर सजेस्ट, ये मैंने उस पर भी सर्च किया था
और साथ साथ मैं मोज पे भी क्रॉस चेक उसको कर रहा हूँ, दोनों जगहों पे कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ होती है, आप जस्ट वेबसाइट बनाएं तो आपको बाकी की ट्रैफिक और ये मसाइल का कोई मसला नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेन चीज़ होती है कि आप कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करें, कंटेंट बनाते जाओ बस। जो भी आपको टॉपिक मिलता है, चाहे उसका 40 सर्च वॉल्यूम है, चाहे 35 है, उसके ऊपर आप लिखना शुरू करें। ठीक है, जैसे आप लिखना शुरू करेंगे हैप्पी बर्थडे विशेस के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होंगे उसके अंदर जो कि लॉन्ग टेल होंगे और उनका सर्च वॉल्यूम मुनासिब होगा और उनका कंपटीशन कम होगा। आप वो पूरा आर्टिकल लिख लें, उसको पब्लिश कर दें, तो हो सकता है उसका कोई और कीवर्ड रैंक हो जाए जो आपका टारगेट ही नहीं था। ठीक है, तो आपको उसमें से कई कीवर्ड रैंक हो जाते हैं। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ प्रोटीन को, protein.com, मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो हैप्पी वैलेंटाइंस डे, सही है। 51 इसका है जो डिफ़िकल्टी है। तो इसको अगर हम लोग सर्च करें और देखें कि प्रोटीन कितने नंबर पे है, इस पे तकरीबन 28 नंबर पे है, सही है, तीसरे पेज पे है इसके ऊपर अभी। लेकिन फिर भी एक नई डोमेन है और इतने बड़े कीवर्ड पे रैंक हो गई है। ठीक है, तीसरे पेज पे आगे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। योदा कोड्स पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, योदा कोड चेक करो, तकरीबन 10वें नंबर पे ये आ रहा है। इसका 60,000 वॉल्यूम है। और इसको अगर मैं चेक करूं कहीं पर, प्रोटीन प्रोटीन है कि नहीं, ये रहा प्रोटीन, सही है। तो वो हमारी साइट जो है वो अब रैंकिंग में आना शुरू हो गई है। तो योदा कोड्स जो है, अगर इसका सर्च वॉल्यूम देखें 36,000 और कंपटीशन 34, सही है। तो इस तरह करके आपको ये सारा बता रहा है मोज, ये पोजीशन बता रहा है ना, 23 नंबर पे है, 12 नंबर पे है। ये वाला हमारा कीवर्ड जो 39 है, जिसका कीवर्ड कोड्स, ये भी तो शॉर्ट टेल में ही आ रहा है, तो ये भी आपका रैंकिंग में आना शुरू हो गया है। सही है, ये देखें, ये भी आहिस्ता आहिस्ता रैंकिंग में आना शुरू हो गया है। तो ये मसला नहीं होता आपका। ये वाला कीवर्ड जो है एलिस इन वंडरलैंड, इसको देखते हैं। ठीक है, इसकी एवरेज पोजीशन पोजीशन है 7.1, ये भी फिर यहाँ पे होगा, बल्कि ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, और ये है एक फनी गुड मॉर्निंग कोट्स, ये देखो इसका 44 है कंपटीशन। फनी गुड मॉर्निंग, इस पे आए। ठीक है, ये देखो इस पे भी हमारे क्लिक्स आने शुरू हो गए। 8वें नंबर पे कह रहा है गूगल, लेकिन ये देखते कहाँ पे, नहीं ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा, क्योंकि गूगल समटाइम्स गूगल यूएस यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा ना। तो ये 8th पोजीशन इसकी है, इस कीवर्ड की, तो इसका देखिए 44 है, सही है। ये 15वें नंबर पे है। तो यहाँ से आप ये हिसाब लगाएं कि ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कंपटीशन जो है। ठीक है, अगर आप अपनी साइट बना रहे हैं और अपना कंटेंट तगड़ा लिख रहे हैं, उसमें एलएस के कीवर्ड डाल रहे हैं और उसको ज़बरदस्त करके पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो कोटीन जैसी वेबसाइट है वो भी अच्छी रैंक कर जाती है। जो नई वेबसाइट हो, जैसे कोटीन का अगर हम चेक करें, जो इसका डी कितना है, जो इसकी डोमेन की अथॉरिटी होती है। अच्छा जी, ये हमें मोज में चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे थी, ये देखो, ये वाला हमारा नहीं हो सकता, 21, ये भी नहीं। ये है GQTeen.com, इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो डोमेन अथॉरिटी इसकी 13 है, 13। तो वो बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता बन जाती है, सही है। तो ये कीवर्ड इस पहले नंबर पे आ चुके हैं। देखो इसकी डिफिकल्टी कितनी, 26 है, सर्च वॉल्यूम 27। तो ये हमने स्पेशली टारगेट नहीं किए, लेकिन कंटेंट में कहीं ना कहीं होंगे, तो इसलिए आ जाते हैं। मैंने वही आपको कहा था ना कि जो बिल्कुल लो वॉल्यूम है उसका तो, हाँ, उसका तो फायदा ही कोई नहीं है। देखो पहले नंबर पे है, तो वो तो आ जाएगा इजीली रैंकिंग में, लेकिन वो आपको कोई खास फिर ट्रैफिक भी नहीं दे सकेगा ना। तो हम तो इनको टारगेट भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये पहले नंबर पे आ गए हैं, तो इनकी मेहरबानी के आ गए हैं। तो ये आपके कंटेंट में से गूगल खुद ही निकाल लेता है। ठीक है, सर काइंडली स्क्रीन
से मैसेज रिमूव कर दें। कौन सा मैसेज रिमूव कर दूं? अच्छा ये ना, ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक ये सारा क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग कीवर्ड को आज फिर काफ़ी हमने एक्सप्लेन कर लिया है दोबारा से, और कीवर्ड्स और इन चीज़ों पे बात हो गई है दोबारा। चलें जी, वापस हम लोग अब फाइवर वाली साइड पे ही चलते हैं कि फाइवर के ऊपर जब कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को ही टू बी एग्जैक्ट अगर उनकी बात करें तो वो होती क्या है? चलिए मैं अगर इसको बंद करूँ, इसको भी ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो है जी कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा जी कम्युनिकेशन कहते हैं कुछ लोग इसको, कोई कम्युनिकेशन कहता है, जो भी है कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, जो भी है, जिसका जैसे भी जुगाड़ लगता है वो उसको बुला लेता है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी क्या होती हैं और उसमें आपने करना क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कोई एक ब्लॉग पढ़ते हैं यहाँ से, जैसे ये है। अभी ज़रूरत नहीं है पेज अथॉरिटी को डिफाइन करने की, अभी हम नहीं करें, अभी नहीं करेंगे, सही है। अच्छा जी अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल्स आर सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट अल्टीमेटली मेक ए क्वालिटी पब्लिक परफॉर्मेंस। ठीक है, कैसी ज़बरदस्त डेफिनेशन है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अल्टीमेटली एक आपकी क्वालिटी पब्लिक परफॉर्मेंस बनाती हैं। तो पब्लिक परफॉर्मेंस के अंदर सिर्फ वर्डिंग या बोलना नहीं आता। कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट ऑल अबाउट स्पीकिंग एबिलिटीज और ग्रामेटिकल स्किल्स या आपकी वोकेबुलरी स्किल्स या आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स या हाउ प्योर योर एक्सेंट इज। सही है कि आपका एक्सेंट कितना प्योर है अकॉर्डिंग टू यूएस और ब्रिटेन। तो दीज आर नॉट द मेन थिंग्स। ठीक है, शायद ये पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से हों, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर्स के अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपका आई कांटेक्ट भी शामिल होता है, जिसमें आपका टेम्परामेंट भी शामिल होता है, जिसमें आपकी जो है वो क्या उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस भी शामिल होता है, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी शामिल होती है। ये सारी चीज़ें जो है ये मिल के आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी होती हैं कि अगर आपसे अगला बंदा गुस्से में बोले तो टेम्परामेंट आप लूज़ करते हैं अपना, या आप उसको बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। तो इसलिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल आर ए सेट ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें आपके आई कॉन्टैक्ट वाले होगी एक्टिविटी, इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज की एक्टिविटी होगी, जिसमें आपकी वॉइस का जो डायफ्राम है, जो आपकी आवाज़ निकल रही है आपके अंदर से, वो शिवर कर रही है, उसकी जो टोन है वो कितनी कॉन्टीन्यूस है, उसकी टोन में क्या वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस आप खुद ला रहे हैं वॉइस एक्सप्रेशंस में या वो अननेचुरल ला रहे हैं। ठीक है, या वो आपके कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह से वो वेरिएशंस आ रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, ये मिल के डिफाइन करती हैं कि आपकी पब्लिक परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना होता है। जब आप फाइवर पे फ्रीलांसिंग पे ये काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग कहते हैं, फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट बीइंग योर ओन बॉस। तो बीइंग योर ओन बॉस जो है वो हर चीज़ तो फिर आपके हाथ में है। ठीक है, आप ज़रा मुझे कमेंट में बताएं कि बीइंग योर ओन बॉस, अपना बॉस खुद बनना आसान है या जॉब करना आसान है। ठीक है, जो समझते हैं कि बीइंग योर ओन बॉस आसान है वो 1 लिखें, जो कहते हैं कि जॉब करना आसान है वो जो है वो 2 लिखें। ठीक है, जिन्हें लगता है बीइंग योर ओन बॉस, अपना खुद का बॉस बनना आसान है, वो 1 लिखें। जिन्हें लगता है कि जॉब करना आसान है, 2 लिखें। देखते हैं ज़रा माइंडसेट क्या है आप लोगों का।
चलो भाई। अच्छा, ये ज्यादातर लोग अभी बीइंग योर ओन बॉस वाले को कह रहे हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबका माइंड जो है इस वक्त गलत है, और ये टोटली जो है वो रॉन्ग परसेप्शन है कि बीइंग योर बॉस आसान है। बीइंग योर ओन बॉस इज वेरी टफ, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, आपने खुद सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। जॉब में ये होता है, कॉर्पोरेट कल्चर है, 9 to 5 गए, महीने बाद वो एक सेट ऑफ अमाउंट है पैसे की, वो आपके अकाउंट में आ गए और वो आपके पास आपके पैसे आ गए। बीइंग योर ओन बॉस में ये होगा कि आपको अपना बिजनेस भी चलाना है, आपको अपना कैश भी जनरेट करना है, आपको उसके लॉस भी खुद बर्दाश्त करने हैं, आपको बिजनेस भी खुद जनरेट करना है। तो सारी चीज़ें आपने यहाँ से बीइंग योर ओन बॉस के अंदर आपको बहुत सारा लोड बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, नो डाउट इसके अंदर फायदा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि बिजनेस इज बेटर देन जॉब। ठीक है, फायदा है, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर उतनी ज्यादा है। ठीक है, और जो जॉब वाला हिस्सा है ना, वो तो आसान ही बहुत है। वो तो जस्ट आपने सिर्फ आपने क्या है, जॉब में आ जाके करना क्या होता है, बात सुननी होती है किसी की। दैट्स इट, काम तो करना नहीं होता माशाल्लाह। हमने आ जाके किसी की बात ही सुननी होती है ना, कोई बैड वर्ड्स ही सुनने होते हैं। तो वो जिसका टेम्परामेंट वो सुनने का अच्छा है, वो अच्छा जॉब पे चलता है। जिसका टेम्परामेंट अच्छा नहीं है, वो फिर बॉस चेंज करता रहता है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, और फिर वो अब जो है वो अपनी साइकिल घुमाता रहता है हर जगह पे। तो मेरी नज़र में बीइंग योर ओन बॉस जो है वो एक परफेक्ट चीज़ है कि आप अपना काम खुद करें। अब ये देखें ना, आप अपना काम कर रहे हैं, आप सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस जाएंगे? मे बी इट्स टफ फॉर यू, हो सकता है आपके यार 12 बजे चला जाऊंगा, खैर है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको तो 9 बजे जाना है। ठीक है, आपको आपकी लाइफ जो है वो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। तो बीइंग ऑन बॉस के अंदर आपको अपने आप को, जैसे उसने बोला है, इवेल्युएशन इज टफ। ठीक है, बीइंग ए सेल्फ बॉस बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी लाइफ को इवॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो आप इवॉल्व करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं ना जी कि हम लोग जो है वो टफ है और हम लोग जो है वो नहीं सुन सकते, बात नहीं सुनी जाती, जो बात नहीं सुनता वही तो फिर अपने काम की तरफ आता है। हमारे पास दुनिया में बहुत सारी अवाम ऐसी बैठी है जो जॉब के ऊपर सेटिस्फाइड है। आपको शायद पता है कि पुराने ज़माने में, शायद अभी भी पुराना ज़माना, अभी भी हमारे पास बड़े बड़े पुराने लोग हैं माशाल्लाह। अभी भी ऐसा है कि जो सरकारी नौकर है, और देर का बंदा ही कोई नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं यार सरकारी जॉब तो है ना उसकी, तो उसको रिश्ता भी दे दो, उसके साथ सारे मामलात भी सेट रखो, उसके साथ हर चीज़ फिट है, लड़की भी आराम से उसको दे देते हैं। रीज़न इज कि वो सरकारी जॉब के ऊपर है। हमारी अवाम ये समझती है कि ये कुछ ना भी करेगा ना तो इसको पैसे आते रहेंगे। ठीक है, तो जॉब के अंदर, नहीं नहीं, जॉब में वो प्रेशर होता ही नहीं है जो आपका बीइंग योर ओन बॉस में होता है। जब आप अपना काम खुद चला रहे होते हैं, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और बड़ा प्रेशर होता है। ठीक है, आपको एक बताता हूँ, एक वाकया सुनाता हूँ इस चीज़ का कि एक बंदा था, वो बड़ा पहलवान और बेहतरीन उसकी बॉडी, और किसी बादशाह के दौर में, कि वो जब एक हाथी खड़ा होता था ना, तो वो हाथी की दुम पकड़ लेता था। और जब वो हाथी की दुम पकड़ लेता ना, तो हाथी से चला नहीं जाता था। ठीक है, हाथी से चला नहीं जाता था, वो इतनी उसकी जान थी। तो बादशाह अपने वजीर को कहता है यार देखो माशाल्लाह कितनी इसकी जान है, और ये और वो। तो उसका वो जो वजीर होता है कहता है लो, इसको सिर्फ आप मुझे 15 दिन या 1 महीने के लिए दें, तो ये दोबारा देखना, ये इससे कुछ भी नहीं होगा। वो बादशाह कहता है क्यों नहीं होगा भी इससे? कहता नहीं, बस मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। बादशाह उसको बुलाता है, उस बंदे को, जो आप स्ट्रॉन्ग मैन होता है, उसको कहता है ये वजीर के साथ लग जाओ, जो ये कहेगा वही आपने करना है। अच्छा, क्या ऑडियो वीडियो नहीं आ रही? हाँ भाई, ऑडियो वीडियो नहीं आ रही? आ तो रही है यार।
आ रही है? अच्छा, तो वो कहता है, बादशाह कहता है कि जो है ना, चलो ठीक है, तुम्हें दिया ये बंदा। तो वो पहलवान जो स्ट्रॉन्ग मैन, उसको दे देता है। अब वो स्ट्रॉन्ग मैन को बुलाता है वजीर, वो कहता है अच्छा, बड़ी तूने बॉडी शॉडी बनाई है, तू सुना है हाथी को दुम से पकड़ता है तो उससे चला नहीं जाता, फिर मैंने वो खुद देखा भी। तो ऐसा है कि ये जो हमारा एक पिलर है, वो महल के बाहर की साइड पे, ठीक है, महल के बाहर की साइड पे एक छोटा सा पिलर है, उसके ऊपर ना एक चिराग है जो दीवा होता है, वो रखा हुआ है। ठीक है, वो रखा हुआ है। वो तूने रोज रात को ना शाम शाम 7 बजे चलाना है, और सुबह जैसे ही फजर की अजान हो, नमाज हो जाए, और आप फौरन नमाज के बाद तुमने बुझाना है। तो अगर रात 7 बजे से 1 मिनट लेट हुआ, तेरी गर्दन उतार दी जाएगी। और अगर सुबह नमाज के दुआ के बाद वो बंद ना हुआ तो तेरी गर्दन उतार दी जाएगी। वो तकरीबन 15 दिन रहता है। तो उसके बाद उसकी ये ड्यूटी लगा देते हैं। उसके बाद जब वो बंदा आता है तो उसके माड़े हाल होते हैं, चला उससे सही तरह जा नहीं रहा होता, नींद उसकी पूरी नहीं हुई होती, और वो बिल्कुल एंड हुआ होता है उसका। फिर उससे हाथी क्या, उससे कोई वो अपना आप नहीं खड़ा हो रहा होता। तो बादशाह की जब महल में आता है तो वजीर खड़ा हंस रहा होता है, तो वो देखता है इसका तो हाल कोई नहीं है। तो बादशाह कहते हैं, "वो इसको तूने क्या कर दिया है? तो ये तो हाथी को नहीं हिलने देता था।" तो वो कहता है बादशाह को कि इसको ना पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी। ठीक है, पहले मौज में था, रोटी खा ली, यशी कर ली, खाना शाना खा लिया, और सेते बना ली, और आपको शो ऑफ कर दिया। मैंने सिर्फ इसके ऊपर 15 से 20 दिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, और ये देख लें इसका क्या हाल हो गया। तो मसला ये है कि जब आप अपना बिजनेस करने जाते हैं तो आपके पास इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जो कि जॉब में नहीं होती। जॉब वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी गर्दन नहीं उतरती। ठीक है। हाँ भाई, क्या कोई मसला आ रहा है ऑडियो वीडियो में? किन लोगों को मसला आ रहा है? अच्छा जी, होना तो नहीं चाहिए। मेरी साइड से तो दोनों चीजें ओके हैं, फाइन है, सारा कुछ चल रहा है। चले, मैं जूम का लिंक भी देता हूँ साथ साथ, कि आप उस पर भी आ जाए। जूम कहाँ गया भाई? जूम फ्लेम यासिन, मैंने लिंक भेजी है, वो लिंक आप शेयर कर दें। ठीक है, तो ये है कि बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, और आपको चीज़ों को सीरियस टोन में करना होता है। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ को अगर सीरियसली लेंगे तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी उसमें हो जाएगी। अच्छा, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है जूम का, वो आपसे आसिम अभी शेयर कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जो नंबर वन चीज़ है, द नंबर वन थिंग इज लिसनिंग। आपकी नंबर वन के ऊपर क्या चीज़ आती है? लिसनिंग कैपेसिटी। आप जो लिसनिंग है वो आपकी कैसी है, बेहतर है कि नहीं? हाँ भी आसिम नहीं है, बन गए हो? ठीक है। जी सर, ओके हो गए।
अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहली चीज जो कम्युनिकेशन की आती है वो लिसनिंग होती है। लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। Successful listening is not just an understanding of spoken or English written information, but also an understanding of how the speaker feels during the communication। ठीक है, लिसनिंग से मुराद ये होती है कि आप अगले बंदे की बात सुन रहे होते हैं, चाहे वो रिटन में हो या वर्ड या वर्बल में हो। ठीक है, आप उसकी बात सुन रहे होते हैं, तो अब वो बात किस टोन में कर रहा है, किस लहजे से कर रहा है, उसको भी समझना कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है कि वो फील क्या कर रहा है आपसे बात करता हुआ। इफ अ स्पीकर कैन सी एंड फील दैट समवन इज लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, दैट कैन हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर डीपर रिलेशनशिप बिटवीन इंटरलॉक्स। ठीक है, तो आपका ये है कि आप जिसके साथ बात कर रहे हो उसके साथ उसकी फील को आपको समझना है। आपको उसकी फील को समझना है कि वो किस टोन में आपसे बात कर रहा है, किस तरह से आपके साथ बात कर रहा है, क्या वो गुस्से में जवाब दे रहा है या वो टीजिंग टोन में दे रहा है और रिटर्न में। तो आपको उसको बड़ा गौर से उस चीज को समझना होता है। तो ये चीज आती है लिसनिंग के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, स्ट्रेट टॉकिंग। अच्छा, इसके अंदर क्या है, सिंपल फ्रेंडली कन्वर्सेशन है, चैटिंग है, इसको भी रहने दें, ये जरूरत नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, when we talk about things that matter to use, when we send a lot of non-verbal messages, 93% of communication is non-verbal। ठीक है, तो अब ये चेक करें कितना बड़ा क्लेम है कि 93% ऑफ कम्युनिकेशन ऐसी होती है जो नॉन वर्बल होती है। ठीक है, जिसके ऊपर हमारे मूवीज में गाने भी बड़े बने हैं कि आंखों से ये कर दिया और वो कर दिया। तो वो सारा कुछ क्या होता है, वो नॉन वर्बल में ही आता है। ठीक हो गया। मैं स्क्रीन का मसला तो नहीं है, स्क्रीन शेयर होके। ठीक है जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर आपने एक दूसरे के एक्सप्रेशंस देखने होते हैं और समझना होता है कि आपकी उनके साथ एनर्जी बन रही है कि नहीं। यस, पोस्चर्स एंड गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, ये सब आता है। अच्छा, उसके बाद आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेस आपने अपनी मैनेज करनी होती है। कुछ लोग होते हैं जो कि कम्युनिकेशन करते हुए दौरान में बात करते हुए उनसे स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होती है। अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, किसी मसले मसाइल में हैं, जो आपको पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी किस्म की भी स्ट्रेस है, वो आपको उसको मैनेज करना होता है। आपके ऊपर वर्क की भी स्ट्रेस हो सकती है। ठीक है, तो वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद होते हैं इमोशंस कंट्रोल। इन कम्युनिकेशंस फीलिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, आपको वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है। ठीक है, आप उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखें, आप उन सब चीज़ों को करें। और मैं एक जो है वो मेरी कज़न ही है। अब तो चले उसकी शादी हो गई और वो डिफरेंट वो जॉब उसने छोड़ दी। तो मैं जानता हूँ कि जब वो जॉब में थी तो शी वाज एयर होस्टेस। ठीक है, एयरलाइन के अंदर। तो वो जर्मनी उन्होंने फ्लाई किया था। तो मुझे उसने आके बताया, कहती आज एक बड़ा वाकया हुआ कि मेरे साथ जो कुलीग है मेरी, उसकी फादर की डेथ हो गई ना, उस एयर होस्टेस के साथ ड्यूरिंग द फ्लाइट। जब वो जर्मनी से फ्लाई करने लगे थे तो उसको पता चल गया हुआ था कि वो उसकी जो है वो डेथ हो गई है। लेकिन वो क्रू क्रू मेंबर में थी ना, जो प्लेन का क्रू था उसमें वो मेन उनके साथ थी एयर होस्टेस। तो कहती कि उसने पूरी फ्लाइट के अंदर वेरी प्रोफेशनली उसने किसी को ये तक नहीं दिखाया कि वो रोई है या क्राइंग कर रही है या वो इमोशनली ब्रेक डाउन है। और वो उसने वेरी प्रोफेशनली पूरी फ्लाइट के अंदर अपने आप को कंट्रोल भी रखा और कम्युनिकेशन और वो सारी हैंडलिंग बड़ी बेहतरीन की। तो प्रोफेशनलिज्म के अंदर इमोशंस जो है वो आपको कंट्रोल करने होते हैं। तो वो मैं एग्जांपल यहाँ पे इसलिए कोट कर रहा हूँ कि आप अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा मामला हो और वो बिजनेस में जा रहा हो या किसी स्पेशल मीटिंग में बैठा हो, तो आपको इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, और आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा साइड पे रखना होता है। ठीक है। अच्छा जी, उर्वा तारिक। ठीक है।
ठीक है जी, ये चीज़ है कि आपके जो इमोशंस हैं वो नहीं आने चाहिए। सेकंड, और आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी नहीं होना चाहिए। जब आप किसी के साथ कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं और फिर आपको कहें यार वो तेरे चाचे का बेटा है और तू ऐसा करेगा उसके साथ, अगर वो गलत है तो वो गलत है। ठीक है, अगर वो गलत है तो वो गलत है। तो आपको वहाँ पर भी कोई बो डाउन नहीं करना चाहिए। इमोशंस को आपके जो रूल्स हैं उनके ऊपर जो है वो हावी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों की जो फेलियर्स होते हैं, कुछ लोगों के जो इमोशनल फेलियर्स होते हैं, वो इमोशनल फेलियर्स इसी तरह से होते हैं कि वो आपके ऊपर आप इमोशंस हावी हो जाते हैं और वो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं और वो बिजनेस और डील्स को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते और वो उन बातों में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आप लॉयल हैं अपने बिजनेस के साथ, आप लॉयल हैं अपने खुद के साथ, आप लॉयल हैं उन सब लोगों के साथ जिनके साथ आप डील करने जा रहे हैं। तो आपकी सारी चीजें बहुत बहुत बेहतरीन चलती हैं अल्लाह की तरफ से। ठीक है, तो आपको इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होना होता, आपको किसी के इमोशंस में आना नहीं होता। ठीक है, आपको अगर कोई फोर्स करता है तो आपको ये नहीं कहना होता कि यार ये मेरे जो है वो बड़े हैं तो ये कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। तो बहुत कम मामलात में आप ऐसा कर भी सकते हैं, उनकी लाज रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई सीरियस बिजनेस डिस्कशन है तो फिर आपको जो है वो स्टैंड लेना पड़ता है, चाहे आपके सामने जो भी खड़ा है। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस इज बिजनेस, बिजनेस में इमोशंस की एक अलग स्टोरी है, उसका अलग एक बॉक्स होता है बिजनेसमैन के जहन के अंदर, उसको अलग बॉक्स में ही रहना चाहिए इमोशंस और इन चीज़ों को। बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेशंस आपके प्रायोरिटी पे होने चाहिए, रूल्स एंड ऑपरेशंस एंड लॉजिकल थिंग्स। ठीक है, तो ये है जी इमोशंस। अच्छा, यहाँ पर उसने बताया है 4 स्मार्ट वेज टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लिसन विद एम्पथी। ठीक है, तअम्मुल से, बर्दाश्त से, हर चीज से आप उसको सुने। ठीक है, एम्पथी क्या होती है? इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिलीव्स ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, देखो किसी के मसले को मसला समझेंगे तो ही वो आपसे इजीली बात करेगा। ठीक है, अगर आपके पास एक बंदा आया कहता है जो मेरा तो वेबसाइट रैंक नहीं हो रही और ये और वो, आपको पता है कि रैंकिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, वो उसके लिए डू एंड डाई है, उसके लिए तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है। तो वो जितना बड़ा मसला समझ के आपके पास आया, आप उसको उतनी इंपॉर्टेंस दें बात करते हुए। ठीक है, जैसे डॉक्टर नहीं करते आजकल, अब कुछ मरीज कहते हैं मेरे साथ ये हो रहा है ये हो रहा है, तो डॉक्टर को पता है कि इसका मसला ही कोई नहीं है ये तो वो कहता है चल चल निकल के खा ले। वो डॉक्टर इतना अच्छा नहीं है। दूसरा डॉक्टर जो उसको थोड़ा समझाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे 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 सारा उसको गाइड करे और फिर उसको बताए कि ये मेडिसिन खा लो, वो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर है। बजाय इसके कि एक डॉक्टर उसकी सारी बेचारे की जो वो बोल रहा है उसको इग्नोर करे। वो समझ रहा है मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। ठीक है, उसकी नज़र में वो मसले बहुत बड़े हैं और डॉक्टर की नज़र में कोई मसला ही नहीं है, और उसको किक करवा दे 2 लाइनें मार के पेज के ऊपर के जा ये खा ले खैर। तो वो कम्युनिकेशन बैड है, दैट इज वेरी बैड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको जिस टेंशन में बंदा है, जिस लेवल पे वो जा चुका है, उस लेवल तक उसको गाइड करके वापस लेके आना होता है। ठीक है, तो ये आपको ये होना चाहिए। अच्छा जी, जी जी इत्मीनान बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, रेगुलरली अटेंडिंग लेक्चर्स बट हैविंग डिफिकल्टी इन अटेंडेंस। अच्छा, अटेंडेंस के लिए आप अनाउंसमेंट में जाएंगे और उस शीट में अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। आप सब लोग अगर अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आपके लिए मसला होगा। ठीक है जी, ये लिसन विद एम्पथी वाला हो गया। स्पीक अप, स्पीक अप बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन बिगिंस विद यू। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होती है ना किसी के साथ भी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो आपसे स्टार्ट होती है। अगर आप किसी मामले पे बात ही शुरू नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन तो नहीं होगी ना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट द कम्युनिकेशन, डू नॉट वेट एंड एक्सेप्ट अनदर पर्सन टू डू सो, एंड डोंट बिहाइंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, आप खुद से शुरू करें बात को, आप खुद से बात को शुरू करें, उसको तोड़ पहुंचाएं, उसके साथ बात करें, मसले मसाइल हल करें, एम्पैथी से काम लें। तो ये चीज़ है। प्रिपेयर व्हाट यू आर गोइंग टू से, थोड़ा प्रिपेयर कर लें उन चीज़ों को जो आपने
बोलनी है, जैसे पुराने लोग कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो, ठीक है। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो समटाइम्स हम बोलते बोलते ये नहीं देखते हम क्या क्या क्लेम करते जा रहे हैं, और हम तो चांद पे भी निकल जाते हैं बोलते बोलते। तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बिकॉज यू विल बी अकाउंटेबल ऑफ एवरी वर्ड यू स्पोक, ठीक है। जो भी आपने वर्ड बोला हुआ है उसके फिर आप अकाउंटेबल है ना फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में, ठीक है। बी रेडी फॉर अ डिफरेंट आंसर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो चौथा पॉइंट है, ठीक है। बी रेडी फॉर डिफरेंट आंसर, इसका क्या मतलब है? हाँ, मेरे को बताना चाहेगा? बी रेडी फॉर डिफरेंट आंसर्स, कौन बता सकता है? बी रेडी फॉर डिफरेंट आंसर्स का हमारी जिंदगी पे क्या असर है, और इसका मतलब क्या है? बी रेडी फॉर डिफरेंट आंसर्स, कोई माइक पे आके बताना चाहता है या वैसे बता दोगे? यस, ऑप्शंस में डिफर, यस बिल्कुल ऐसा ऐसे ही है। जब समटाइम्स होता क्या है कि हम लोग कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके जा रहे होते हैं, और लॉजिकली और ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स, इंसानियत की बुनियादों पे उसका जवाब वही होना चाहिए जो हमने प्रिपेयर किया होता है। लेकिन अगले बंदे का ज़र्फ क्या है, अगले बंदे का मेंटल लेवल क्या है, अगले बंदे की मजबूरियां क्या हैं, वो हमें नहीं पता। तो बी रेडी फॉर एनीथिंग, ठीक है। जब हम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए रेडी होके जाते हैं ना, और आगे से नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो वहाँ पे हम लोग इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है हमारा, और शायद सम कुछ लोगों का टेम्परामेंट भी लूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बी रेडी फॉर द डिफरेंट आंसर्स, जो आप अपने जहन में सोच के गए हैं कि जो भी आपको आंसर मिलना चाहिए आपकी बात का कम्युनिकेशन के दौरान, तो वो वेरी भी कर सकता है, ठीक है। आपके साथ एक बंदा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप उसके साथ चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, बेहतरीन है। आप उसके घर में, आपको पता है 10 दिन से उसकी गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी दूसरी है जो यूज करता है, और एक गाड़ी को तकरीबन 1 महीना हो गया उसने कभी स्टार्ट नहीं की। आपको अपनी फैमिली को इस्लामाबाद लेके जाना है, आप कहते हैं यार मेरा इतना अच्छा दोस्त है, ना कर ही नहीं सकता। आप जा कहते हो यार मुझे जरा गाड़ी चाहिए, वो कहता है यार ये तो छोटे भाई ने अपने ही रखी हुई है। ठीक है, आपको करवा देता है। सो बी रेडी फॉर एनीथिंग, ठीक है। डोंट मेक सेल्फ इमेजेस इन योर माइंड अबाउट पीपल, ठीक है, क्योंकि यू डोंट नो कि उनका क्या ओपिनियन होगा, यू डोंट नो वो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बट यू डोंट नो कि वो आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ कैसी होने वाली है। सो जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, जो एक अच्छा बंदा होता है कम्युनिकेशन को समझने वाला, वो दोनों साइडों को रेडी रख के चलता है, ठीक है। वो वर्स्ट को भी देखता है, वो बेस्ट को भी देखता है, ठीक है। यू डोंट गेट ऑलवेज गेट पॉजिटिव रिजल्ट, सम टाइम द पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विद मे हैव वेरी डिफरेंट अप्रोचेस, एग्जैक्टली जवेद ऐसे ही है। जैसे मैंने कहा कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, डेली खाना पीना है, हर चीज है, आपको पता है उसके घर में गाड़ी फ्री खड़ी है, आपको पता है उसका भाई नहीं चलाता, और फिर आप उससे जरा कहते हो मुझे 1 दिन या 2 दिन के लिए गाड़ी चाहिए, मैंने इस्लामाबाद जाना है फैमिली को लेके, और वो आपको रिफ्यूज कर देते, जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वो रिफ्यूज करेगा, ठीक है। तो बी रेडी फॉर एनीथिंग, लेकिन वहां पर अब आप क्या कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन करेंगे, वहां पर आप अपना टेम्परामेंट लूज करेंगे, वहां पर आप इमोशनल ब्रेक डाउन होंगे, या आप अपने आप को संभाल के और बड़े मेच्योर अंदाज में उसको जवाब देंगे, और वहां से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, कि आपके मतलब का रिस्पॉन्स अगर आपको नहीं मिला, तो आप खुद को कैसे संभालते हैं। सर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब ये है कि हमें अपनी सर्विस के हवाले से आंसर के लिए रेडी रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रेडी। मैं यही आपको समझाने वाला हूँ कि हो सकता है वो बंदा घर से तंग हो जिसने आपसे काम करवाया है, और हो सकता है वो सिर्फ आपको नेगेटिव ही रिव्यू देना चाहता हो,
तो आप ठंडे दिमाग में रहें, आप ठंडे दिमाग से बात करें, आप कोशिश करें कि आप उसको मोल्ड करने की कोशिश करें कि वो आपकी बात सुने, ठीक है, वो आपकी बात सुने। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन, एग्जैक्टली डोंट एक्सपेक्ट, लेकिन समटाइम्स यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन जो कि आपके साथ क्लोज रिलेशन में होते हैं, आपके साथ क्लोज बिजनेस में होते हैं। तो किसी से एक्सपेक्ट किया भी जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मसले मसाइल तो फिर आते हैं ना लाइफ में। बी रेडी फॉर नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बिल्कुल ऐसे ही है सर। हमारे कमेंट आपको शो नहीं होते, हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे, समटाइम्स मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक एजेंसी लाहौर में, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से है। मुझे कहता है कि उस दिन बात हो रही थी, तो हम लोग अपने बिजनेस को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे साथ जो फ्रॉड हुए हैं, जो एम्प्लॉयज हमारा नुकसान करते हैं, तो हमारा पॉइंट ऑलमोस्ट सेम था कि जब हमारी एजेंसी में कोई लॉस होता है किसी इंडिविजुअल की वजह से, तो हम उस लॉस को रिकवर करने से पहले इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं कि वो लॉस हुआ क्यों है, उस बंदे ने ऐसा क्यों किया, वो मैनेजर, उसके मैनेजर का उसके साथ कैसा बर्ताव था, उसकी टीम का उसके साथ कैसा बर्ताव था, हमारे एचआर का कैसा बर्ताव था, फाइनेंशियल्स में क्या उसको कोई मसला आ रहा था, कि उसको सैलरी जा रही थी। वो सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम पॉइंट आउट करें वो वजह जिसकी वजह से उसने हमारे साथ ऐसा किया, ठीक है। वो वजह पहले हम फिक्स करते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी जगह पे कोई नया बंदा या कोई नया लेके आते हैं, ताकि दोबारा वो फ्लो उसको ना मिले जो कि इसको मिला था, ठीक है। तो आपको वो कॉज के एनालिसिस करने पड़ते हैं, कि वो एनालिसिस आप करें, फिर आप उसको ढूंढें। आप अगर कम्युनिकेशन करते हुए किसी के साथ अपना टेम्परामेंट लूज करते हैं, तो यू शुड हैव टू डू द सेल्फ एनालिसिस। आप पिन पॉइंट करें अपने मसले और उनको फिक्स करें, ठीक है। आप अगर लूज टेम्पर है, आप अगर हॉट हेड हैं, ठीक है, आप उन चीज़ों को फिक्स करें, सही है। और वो फिक्स करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल के दौर के अंदर लूज टेम्पर बंदे की कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। लूज टेम्पर बंदे की कोई लाइफ नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट की दुनिया के अंदर कोई उसकी ज़िंदगी नहीं है। और आपको एक दूसरे का ख्याल भी करना है, एक दूसरे को हेल्प भी करना है, और कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो क्लाइंट आपके साथ जैसा भी बर्ताव रखे, आपको ठंडा रहना है, ठीक है, सुकून। अच्छा जी, बी रेडी फॉर डिफरेंट आंसर्स हो गए। अच्छा जी, यहाँ पर वो क्या कहता है, 29% ऑफ एम्प्लॉयज से दैट द पुअर इंटरनल कम्युनिकेशन इज द रीजन वाई प्रोजेक्ट फेल। मतलब 30%, यार ये एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 100 में से 30% प्रोजेक्ट इसलिए फेल होते हैं क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। बॉस, मैनेजर्स और उससे नीचे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और वो सारे लोग हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर एम्प्लॉयज स्पेंड ऑन एवरेज 2.5 आवर्स पर डे सर्चिंग फॉर द इंफॉर्मेशन दे नीड टू डू देयर जॉब्स। ये चेक करें, मतलब उनको उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही होती। अच्छा जी, रेलिवेंट मैसेज शेयर विद एम्प्लॉयज, रेलिवेंट मैसेज शेयर करें, ये करें, वो करें, ये छोड़ दें इनको, ये ठीक है, ठीक है जी। ये कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट्स थे जो हमने इस वेबसाइट से देखे हैं। किसी और वेबसाइट को भी चेक करते हैं, जैसे ये वाली है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन क्या है उसको ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 1 पे क्या है, जजिंग द अंदर अदर पर्सन। तो आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको जो सामने बैठा हुआ बंदा है या बंदी है, उसको जज करना होता है। जिससे आप बात कर रहे हैं, आपको जज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, आप जज गलत भी कर सकते हैं, जज सही भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर जजिंग अ पर्सन, ठीक है, you're talking to them, you could be criticizing diagnosis or calling them names. An example of criticizing saying, don't you understand anything? सही है। तो समटाइम ऐसा होता है ना कि तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो अनोइंग टोन है ना, आपको वो नहीं करना चाहिए। आप वो जज कर रहे हो ना अगले बंदे को, तो ये आप गलत जज कर रहे हो। इस तरह की जजमेंटल आपको नहीं होना। आप ये जज करें कि उसको कहाँ कहाँ पे समझ नहीं आई और उसको दोबारा एक्सप्लेन करें,
rather than judging कि यार ये तुझे समझ नहीं सी, don't you understand what I said? ठीक है, बहुत सारे बॉसेस ये करते हैं, सारे प्रोफेसर्स ये करते हैं, बहुत सारे टीचर्स ये करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ये करते हैं। ठीक है, ये जो फिक्रा है ये हमारा फेवरेट है, डोंट यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ये डोंट यू अंडरस्टैंड मी, सही है, ये नहीं करना। मैं दोनों आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना, डोंट यू अंडरस्टैंड वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉट पेइंग अटेंशन टू पर्सन यू आर टॉकिंग टू। ये भी हमारा बड़ा मसला है। हम लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम उसको अटेंशन नहीं दे रहे होते, हम लोग अपने मोबाइल पे लगे होते हैं, हम लोग अपने लैपटॉप पे लगे होते हैं और उसको कहते हैं हाँ तू बोल, बोल क्या कहना है मैं देखता हूँ, जो आपका सबऑर्डिनेट है, जो आपसे नीचे है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड प्लेइंग विद योर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नॉट लिस्टिंग टू द थॉट्स और फीलिंग्स ऑफ द पर्सन यू आर स्पीकिंग, लुकिंग अवे ऑन द पर्सन इज टॉकिंग। जब वो बात कर रहा है आप इधर उधर देख रहे हैं, आप अपने ऑफिस बॉय को कह रहे हैं यार ये जरा पानी तो पिला, ठीक है, और उससे बात भी कर रहे हैं। सो द पेइंग अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप किसी क्लाइंट से भी बात कर रहे होंगे तो ये नहीं कि एक रिस्पॉन्स आपने 1 मिनट बाद किया और अगला मैसेज आप 10 मिनट बाद रिप्लाई कर रहे हैं, उससे अगला मैसेज 20 सेकंड बाद रिप्लाई और उससे अगला मैसेज 30 मिनट बाद रिप्लाई है। तो अटेंशन दें उसको, जब किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी अटेंशन के साथ बात करें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज, सम टाइम यू यूज वेरी टेक्निकल लैंग्वेज, आप उससे थोड़ा परहेज करें। हैव यू एवर बीन एट एन इवेंट व्हेन पीपल आर यूजिंग acronyms or language relevant only to their professional? So you know what I mean। ठीक है, जब आप टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते हुए मैं सारे टेक्निकल वर्डिंग यूज करूँ तो आपको क्या खाक समझ आएगी। ठीक है, आप कहेंगे ये पता नहीं कौन सी बला है। तो जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी के साथ बात करें, किसी के साथ बैठे हैं, तो आप लेमैन लैंग्वेज यूज करें, आप डेली लाइफ वर्ड यूज करें, आप अपनी वो महारत ना दिखाएं। ठीक है, तो जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे होंगे तो आपको कोशिश करनी है कि एक आध टेक्निकल वर्ड यूज हो जाए, लाइक कीवर्ड रिसर्च या एलएसआई कीवर्ड्स। अगर सारी आपके 4 लाइनों में यही चीजें लिखी होंगी, कंपैरेटर एनालिसिस, एलएसआई कीवर्ड्स और सेमेंटिक इंडेक्स ऑफ गूगल, तो कहेगा यार ये पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं कोई और बंदा देखता हूँ। ठीक है, तो लैंग्वेज सिलेक्शन एंड वर्ड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी, गिविंग सोल्यूशन और अनवांटेड एडवाइस। माशाल्लाह, पाकिस्तानियों का फेवरेट चीज़ है ये, कि हर चीज़ का हल हमारे पास है और अनवांटेड एडवाइस जो है वो आप देते हैं, सब लोगों को देते हैं। अच्छा, अनवांटेड एडवाइस से मुझे एक बड़ा फनी सीन याद आया। मैं कुछ साल पहले, शायद कोई 4 साल पहले या कुछ 3-4 साल पहले होगा, मैं एक दिन बाइक पे जा रहा था। ठीक है, वैसे तो बहुत कम होता है कि मैं बाइक यूज करता हूँ, तो शायद कोई रीजन थी मैं क्यों उस दिन जा रहा था मुझे नहीं याद। मैं बाइक पे जा रहा था और मैं ना रोड पे जा रहा, तो एक बंदे ने मुझे आवाज मारी। मैं उससे, तो भाई जान, मैं कहा हाँ जी, बाइक चल रही है, वो भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। तो मुझे कहता है आपके बाल उड़ते हैं, मतलब गिरते हैं। मैं कहा हाँ। कहता मेरे भी गिरते हैं, आप ना ये वाला पता नहीं कौन सा ऑयल बताया, ये आप लगाया करें, और वो चला गया। और मैं बड़ा हैरान, मैं कि यार माशाल्लाह हमारी आवाम तो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द अनवांटेड एडवाइस। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो किसी की कम्युनिकेशन में जंप ना करें। कुछ लोगों को आदत होती है लुकमा देने की। दो बंदे बात कर रहे हैं किसी चीज पे, वो बात कर रहे हैं अपने घर के वॉशरूम की टाइल सेलेक्ट करने पे, और ये आप चलते हुए जा रहे हैं, पानी लेने आए थे ऑफिस में, आप कहेंगे यार टाइल सेलेक्ट से ले लेना। मतलब अजीब, मतलब आपका वहां पे बनता ही नहीं है ना कुछ एडवाइस का ऐसा। तो कोशिश करें अनवांटेड एडवाइस से बचें। ठीक है, अनवांटेड एडवाइस से बचें, इन चीज़ों से बचें जो ज़रूरत नहीं है जिनकी। अच्छा जी, कोशिश करें इन चीज़ों से बचें और फ्री का लुकमा ना दें।
एवं ही हर बंदे को जाके फैमिली में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और आप आके उसको कह देते हैं यार ये लें, ऐसे कर लो। वो तीसरा बंदा आके कहता है नहीं यार ऐसे क्यों कर रहे हो, इसको ऐसे करो। ठीक है, तो अनवांटेड एडवाइस है। फिर हम उसे कहते हैं हाँ यार ठीक है तूने सही कह दिया, हम देखते हैं। तो कोशिश करें कि अनवांटेड एडवाइस जो है वो क्लाइंट के साथ जब बात हो रही है उसको भी ना दें। अवॉइडिंग द कंसर्न्स ऑफ अदर्स, ठीक है, ये भी बड़ा मसला है कि आप दूसरों के कंसर्न सुनते ही नहीं है, उन अवॉइड करते हैं। तो कोशिश करें ऐसा ना करें। अच्छा, उसमें 9 जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में पहली क्या है, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग हमने पहले भी देखी थी, ठीक है। और एक्टिव लिसनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अगले की बात पूरे तहम्मुल से सुने, ठीक है, और पूरे तहम्मुल से सुने। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑनलाइन में थोड़ी कम यूज़ होती है, तो इसमें बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें आती हैं। आस्किंग क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस बंदे ने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, बहुत ज़रूरी है। आप जब क्लाइंट से बात करें उससे सवाल पूछें, जो सवाल पूछते हैं ना आप, तो कम्युनिकेशन में रहता है बंदा। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट का आपको सवाल आया, एक वाला क्लाइंट का आपको मैसेज आया कि आई एम लुकिंग फॉर एसईओ सर्विस, डू यू ऑफर। तो आप वहाँ पे लिखें हाँ जी। अब आप उसको नॉर्मली पाकिस्तानी कैसे जवाब देगा, हम कहेंगे यस वी आर वेरी एक्सपीरियंस, वी कैन रैंक योर वेबसाइट, यस यस दीज आर आवर पैकेजेस, चेक दीज, थैंक्स, दैट्स इट। लेकिन बेस्ट रिप्लाई क्या होगा, आप ये सारा कुछ लिखें, अपनी तमहीद बांध लें और एंड पे लिखें कि विल यू विल यू टेल अस इन विच कंट्री यू वांट रैंक, विल यू प्लीज टेल अस विच कीवर्ड यू वांट टू रैंक। जब एंड पे क्वेश्चन होगा ना तो उसको दोबारा जवाब देना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं होगी, कम्युनिकेशन पॉज नहीं होगी, कम्युनिकेशन होल्ड पे नहीं जाएगी, वो रनिंग में रहेगी। तो जब आप हर एक पैरे के बाद, हर एक पिच के बाद कुछ सवाल छोटा मोटा पूछ लेंगे, तो उससे ये होगा कि आपकी कम्युनिकेशन का फ्लो जारी रहेगा और वो रुकेगा नहीं। ठीक है, इसकी समझ आइए। अच्छा ये यार रफीक पूछ रहे कौन सा ऑयल था, मुझे तो खुद नहीं याद कि वो क्या था, मैं तो बस हंस रहा था कि ये बंदा क्या चाह रहा है। सर ब्लू होगा तो हमसे ओपन होगा। अच्छा वो आसिम शेयर कर देगा यार, ग्रुप में शेयर कर देगा, ठीक है। तो ये चीज है कि क्वेश्चंस जारी रखें, क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते रहें, तो फिर वो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर रहती है। क्लियर रहें, ठीक है, क्लैरिफाई करें, समराइज करें चीज़ों को, चीज़ें को उलझाएं ना। मेरा लेक्चर का आपने स्टाइल देखा है कि मैं हर लेक्चर को समराइज करता हूँ। आप में से किस किस ने नोटिस किया है कि मैं जब भी लेक्चर देता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं बार बार समराइज कर रहा होता हूँ। नोटिस किया आप में से किसी ने कि हम समराइज कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को लिख रहे होते हैं कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, हम इससे कौन सी सर्विस बेच सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको एक चीज़ की ना जो सारी लिमिट्स और डायरेक्शंस क्लियर हो जाती हैं, इसे हो क्या क्या सकता है। ठीक है, हम एंड पे समराइज करते हैं, हम उन चीज़ों को लिखते हैं साइड पे, ठीक है। इस तरह करके सारा कुछ चलता है उसका। अच्छा जी, ठीक है। हम लोग समराइज करते रहे हैं, और समराइज इसलिए हम करते थे ताकि एट द एंड वो आपकी सारी चीजें जो है वो बेहतर हो जाएं। कूल एंड काम ब्रीफिंग सर ऐसे ही है। सर सर बेस्ट कम्युनिकेशन भी यही है। फॉर एग्जांपल कोई पूछता है हाउ आर यू, बट वी शुड आंसर दैट आई एम फाइन, व्हाट हैपनिंग ऑन योर साइड। यस, बिल्कुल ऐसे ही ना, आप अगले कम्युनिकेशन यही है कि आप अगले से सवाल पूछें, ठीक है, अगले से सवाल पूछें, अगले को कम्युनिकेशन के अंदर रखें। सर आप लास्ट पर जरूर समराइज करें और नोट
जी बिल्कुल, मैं वो समराइज ही कर रहा होता हूँ ना, उससे फिर ये होता है कि कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, हमने जो 1 घंटा बात की होती है वो बेहतर हो जाती है। अच्छा जी, हाउ टू ट्राई, हाउ टू ट्राई और हमने लिया हो गया होगा वॉइस एंड वीडियो, कोई इंटरनेट इशू था, अब मेरा ख्याल ठीक हो गया होगा। क्यों भाई, हो गया सही कि नहीं? हाँ भी जवानो, मसला हल हो गया कि नहीं? अच्छा जी, आई आई होप हो गया होगा, क्योंकि अब जो है वो सारा कुछ ठीक हो गया है। ठीक है, और फीडबैक, आप जो भी किसी से बात करें उसकी फीडबैक ज़रूर दें। डेवलपिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट उसके साथ बनाएं। बीइंग प्रेजेंट, हर वक्त अपनी अवेलेबिलिटी शो करें। ठीक है, अपनी अवेलेबिलिटी ज़रूर शो करें बंदों को कि हाँ जी हम अवेलेबल हैं, हम आपके साथ हैं, और आप बताएं क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह करके ये कम्युनिकेशन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने क्लाइंट के साथ जब बात करनी है, तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हुआ होगा। एक तो आप क्वेश्चन पूछें, हम्बल रहें और डाउन टू अर्थ रहें, चीज़ों को समराइज करें। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो बात करनी है क्लाइंट के साथ जब, तो इस तरह से करनी है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ज़रूरी थे कम्युनिकेशन के हवाले से, जो हमने आज पढ़ ली हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं, आपके ज़हन में कुछ, फिर हाँ भाई, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई सवाल किसी ने पूछना है, कोई चीज़, कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर के हवाले से? Try to resolve issue contacting teacher and guide me also. How to try to being calm during communication. ठीक है जी, ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। मेरी साइड से अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं जो भी हमारा टॉपिक होगा, बाकी कल बाकी चीज़ें करेंगे। आज आप कम्युनिकेशन को पढ़ें, कुछ आप पे दे देंगे, आसिम आपके साथ लिंक भी शेयर कर देंगे, वो भी आप देख लें।
गिग्स बनाएं, गिग बनाने में कोई मसले मसाइल हैं तो आसिम, अदील एंड जैनब इनसे कांटेक्ट करें और इन चीज़ों को सही करें, ठीक है। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।